नमस्कार। चलिए सुनते हैं मराठी लोक कथा जारुल। एक गांव में एक धनी किसान रहता था। किसान बड़ा नेक, ईमानदार और मेहनती था। वह प्रतिदिन नियम से अपने खेतों पर जाता और दिन भर काम करता। उसके पास खेती की बहुत जमीन थी। इस पर उसके सेवक खेती करते थे। किसान अपने सेवकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और सुख दुख में उनका साथ देता था। अतः उसके सेवकों के साथ ही गांव के अन्य लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। किसान बड़ा न्यायप्रिय भी था। गांव में जब कभी पंचायत होती थी तो गांव वाले किसान को ही सरपंच बनाते थे। धनी किसान के एक बेटा था जिसका नाम था जारुल। जारुल बहुत सुंदर और हष्ट-पुष्ट शरीर वाला था। उसका रंग गोरा, सीना चौड़ा और भूरा शरीर कद्दावर था। 20 वर्ष के जारुल पर गांव की सारी लड़कियां मोहित थी और मन ही मन कामना करती थी कि जारुल उन्हें पति के रूप में मिल जाए। इन्हीं लड़कियों में एक थी मोहिनी। मोहिनी रंग रूप में तो सुंदर थी, किंतु वह बड़ी करकसा थी। वह बड़ी जिद्दी लड़की थी और मन में जो कुछ ठान लेती उसे पूरा करके ही दम लेती थी। मोहिनी कई साल से जारुल पर डोरे डाल रही थी, लेकिन जारुल इतना पत्थर दिल था कि उसने मोहिनी की ओर कभी आंखें उठाकर नहीं देखा। मोहिनी तो मोहिनी, जारुल गांव की किसी भी लड़की पर ध्यान नहीं देता था। उसे एक सुंदर और सीनवान लड़की की तलाश थी जो इस गांव में नहीं थी। जारुल को विश्वास था कि उसकी भेंट उसकी सपनों की रानी से कभी ना कभी अवश्य होगी। मोहिनी जारुल की दीवानी थी। वह किसी तरह जारुल को पा लेना चाहती थी। इसके लिए वह सब कुछ करने को तैयार थी। उसने पहले अपनी आंखों से मादक प्यार छलकाकर जारुल को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, किंतु जारुल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उसने अपनी सहेलियों से जारुल के पास प्रेम के संदेश भेजे और उससे एकांत में मिलने की इच्छा प्रकट की। जारुल ने मोहिनी के सहेलियों की बातें बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन उससे मिलने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मोहिनी ने जारुल को लुभाने और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने के इसी प्रकार के बहुत से प्रयास किए, किंतु उसके सभी प्रयास असफल रहे। एक बार तो मोहिनी ने हद ही कर दी। जारुल अपने पिता के खेतों से लौट रहा था। शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। जारुल खेत की पगडंडियों पर चलता हुआ तेजी से अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसका गांव अभी कुछ दूर था। अचानक सुनसान रास्ते पर मोहिनी प्रकट हुई और उससे लिपट गई। उस समय उसने भरपूर श्रृंगार किया था और भड़कीले कपड़े पहने थे। जारुल घबरा गया। उसने मोहिनी को अपने शरीर से अलग करने का बहुत प्रयास किया, किंतु मोहिनी थी कि उसे छोड़ ही नहीं रही थी। जारुल उसका एक हाथ अलग करता तो मोहिनी दूसरा हाथ उसके गर्दन में डाल देती और दूसरा हाथ हटाता तो वह पहले हाथ से उसे जकड़ लेती। मोहिनी की स्थिति पागलों के समान हो रही थी। वह कभी जारुल को चूमने लगती तो कभी उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ने लगती। उसकी आंखों से वासना टपक रही थी। जारुल ने जब देखा कि मोहिनी उसे किसी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है तो उसने मोहिनी को अपने से अलग किया और उसे दूर करने के लिए एक जोरदार धक्का दिया। जारुल के धक्के से मोहिनी दूर जा गिरी। मोहिनी अपने रूप का यह अपमान सहन नहीं कर सकी। उसने उसी समय बदला लेने का निश्चय कर लिया। मोहिनी ने अपने कपड़े फाड़ लिए, बाहर बिखेर लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहिनी जारुल पर अपनी इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। मोहिनी की चीख पुकार सुनकर राह चलते गांव के लोग आ गए। सबने मोहिनी के अस्त व्यस्त फटे कपड़े और उसकी स्थिति देखी तो उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। मोहिनी सुंदर तो थी और जारुल भी युवा था, अतः मोहिनी की चाल सफल हो गई। जारुल किसी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर आ गया। रात भर में यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो मोहिनी को अच्छी तरह जानते थे। इनमें मोहिनी की सहेलियों के घरवाले भी थे।
जिनसे मोहिनी जारुल तक अपने प्रेम संदेश भिजवाती थी। ये लोग जारुल का पक्ष ले रहे थे, किंतु मोहिनी ने अपना जाल इस तरह फैलाया था कि गांव के अधिकतर लोग उसी का पक्ष ले रहे थे और जारुल को भला बुरा कह रहे थे। यह बात धनी किसान तक भी पहुंच चुकी थी। वह जारुल को अच्छी तरह जानता था, लेकिन वह सीधे सीधे अपने बेटे की कोई सहायता नहीं कर सकता था। ऐसे मामलों में हमेशा से जो होता रहा है वही हुआ और अगले दिन पंचायत बैठ गई। गांव वालों को धनी किसान पर पूरा विश्वास था। बेटे का मामला होते हुए भी उन्होंने धनी किसान को ही सरपंच बनाया। अगले दिन गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। इस पंचायत में गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। मामला मोहिनी से जुड़ा हुआ था, अतः गांव की स्त्रियां भी इस पंचायत में बड़ी संख्या में आ गई थी। पंचायत में एक तख्त पर 4 पंच बैठे थे और उनके बीच धनी किसान सरपंच बनकर बैठा था। हमेशा प्रसन्न रहने वाला धनी किसान आज हृदय से दुखी था। वह जानता था कि उसका बेटा जारुल निर्दोष है, लेकिन उसे पंचों की राय के अनुसार न्याय करना था। पंचों ने सबसे पहले मोहिनी को बुलाया और उससे सारी बातें बताने को कहा। मोहिनी सबसे पीछे बैठी थी। वह अपने स्थान से उठी और पंचों के सामने आकर फपक फपक कर रोने लगी। पंचों ने उसे ढांढस बंधाया और न्याय करने का आश्वासन दिया तथा निडर होकर सच्चाई बयान करने को कहा। मोहिनी कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। इसके बाद उसने जारुल की तरफ संकेत करते हुए बताया कि वह शाम को दिशा मैदान से लौट रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसे में न जाने कहां से जारुल आ गया और सुनसान क्षेत्र में अकेला पाकर उसे पकड़ लिया और बुरी नीयत से उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसके मना करने पर वह क्रोधित हो गया और जोर जबरदस्ती पर उतर आया। उसने उसके कपड़े फाड़ डाले और इसके बाद मोहिनी ने आगे की बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी और पुनः सिसकने लगी। उसने सिसकते हुए उन लोगों के नाम भी बता दिए जिन्होंने उसे पिछली रात अस्त व्यस्त हालत में देखा था। पंचों ने मोहिनी को बैठने के लिए कहा और एक एक करके उन लोगों को गवाह के रूप में बुलाना आरंभ किया जिन्होंने मोहिनी को अस्त व्यस्त स्थिति में देखा था। पहले गवाह ने बताया कि पिछले दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था तो उसे शाम हो गई थी और रात का अंधेरा बढ़ रहा था। इसी समय उसने देखा कि मोहिनी जमीन पर अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ी थी और चीख चीख कर जारुल पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। जारुल वहीं पास ही खड़ा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था। पहले गवाह के बाद दूसरे, तीसरे और फिर चौथे गवाह को बुलाया गया। सभी के बयान पहले गवाह के समान थे। सभी ने एक ही बात बताई थी कि मोहिनी अस्त व्यस्त स्थिति में जमीन पर पड़ी थी और चीख चीख कर जारुल पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। अंत में जारुल को बुलाया गया। वह अधिक कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना कहा कि मोहिनी उसके पीछे बहुत दिनों से पड़ी थी। उस दिन मोहिनी सभी हदें पार करते हुए उससे लिपट गई। इस पर उसने उसे धक्का देकर अपने से अलग कर दिया। इसके बाद मोहिनी ने अपने कपड़े फाड़ डाले, बाल बिखेर लिए और चिल्लाने लगी। मोहिनी की बात की तो 4 लोगों ने गवाही दे दी, लेकिन जारुल को ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा था। अतः उसकी बात सच साबित करने वाला एक भी गवाह नहीं था। जारुल ने अपनी बात भी इस ढंग से कही थी कि पंचों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ मोहिनी की बातों में पंचों को सच्चाई दिखाई दे रही थी। मोहिनी ने झूठा आरोप लगाकर उसे गांव से निकलवा दिया। मोहिनी समझती थी कि उसके आरोप से पंचायत उसका पक्ष लेगी और जारुल से उसका विवाह करवा देगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। जारुल उसके साथ ही पूरे गांव को छोड़कर चला गया। जारुल बहुत दुखी था। निरपराध होते हुए उसे गांव से निकाला गया था। वह भूखा प्यासा कई दिन और कई रात चलता रहा। जारुल अपने गांव से दूर
बहुत दूर चला जाना चाहता था। उसे अपने पिता गांव के धनी किसान से भी कोई लगाव नहीं रह गया था। उन्होंने भी उसके साथ न्याय नहीं किया था। कई दिन यात्रा करने के बाद जारुल एक सुबह एक नदी के किनारे आ पहुंचा। जंगल के बीच बहने वाली इस नदी के किनारे चट्टान थे और आसपास बहुत से फलदार वृक्ष लगे थे। जारुल को यह स्थान अच्छा लगा और उसने यहाँ कुछ समय ठहरने का निश्चय किया। उसने आसपास के वृक्षों के फल तोड़कर खाए और नदी का पानी पीकर एक चट्टान पर लेट गया। जारुल बहुत थका हुआ था, अतः लेटते ही उसे नींद आ गई। जारुल कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। जारुल उठकर बैठ गया और उसने सुस्ती दूर करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर की अंगड़ाई ली। दिन भर सोने के कारण उसकी थकान उतर गई थी और अब वह अपने को तरोताजा अनुभव कर रहा था। जारुल से कुछ दूरी पर खड़ी एक दानवी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। दानवी का शरीर एक बड़े वृक्ष जैसा था और वह बहुत कुरूप थी। उसका पति एक लंबे समय के लिए बाहर गया हुआ था। उस दानवी को एक पुरुष की तलाश थी। ऐसे में जारुल को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। दानवी बहुत बुद्धिमान थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक कुरूप और विशालकाय दानवी को कोई प्यार नहीं करेगा। ये भी संभव था कि उसका रूप और विशाल आकार देखकर सामने वाला पुरुष भयभीत हो जाए और भय से उसके प्राण निकल जाए। दानवी ने इस विषय में बहुत सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आ गई। दानवी ने अपनी दानवी शक्ति से अपना रूप बदला और 16 वर्ष की सुंदर रूपवान गोरी इकहरे शरीर वाली युवती बन गई। इस समय उसे जो भी देख लेता उस पर मोहित हो जाता। इसके साथ ही दानवी ने अपनी शक्ति से एक तेंदुआ उत्पन्न किया और बचाओ बचाओ चीखने लगी। जारुल अभी उठकर बैठा ही था कि उसके कानों में किसी युवती की बचाओ बचाओ की कातर आवाज टकराई। जारुल खड़ा हो गया। उसने अपने चारों ओर सावधान होकर दृष्टि दौड़ाई। जारुल ने जो कुछ देखा तो देखता ही रह गया। उससे कुछ दूर पर एक सुंदरी भयभीत खड़ी थी और एक कद्दावर तेंदुआ उस पर हमला करने जा रहा था। जारुल ताकतवर और साहसी था। उसने पल भर में तेंदुए से टकराने का निर्णय ले लिया और दौड़कर तेंदुए से जा भिड़ा। तेंदुआ बड़ा चालाक और ताकतवर था। वह जारुल पर पंजे मारने और उसका गला मुंह में भरने का प्रयास कर रहा था और जारुल बड़ी फुर्ती से उसके वार बचा रहा था। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। दानवी दूर खड़ी जारुल की बहादुरी देख रही थी। जारुल और तेंदुए को लड़ते लड़ते कई घंटे हो गए, लेकिन कोई भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अचानक जारुल के हाथों में तेंदुए की पूंछ आ गई। उसने दोनों हाथों से तेंदुए की पूंछ पकड़ी और उसे चारों ओर के कई चक्कर घुमाकर एक ओर फेंक दिया। बेचारा तेंदुआ इसके लिए तैयार नहीं था। वह नदी के किनारे की एक चट्टान पर गिरा और एक ओर भाग निकला। तेंदुए के जाने के बाद जारुल ने दानवी की ओर देखा तो देखता ही रह गया। दानवी उसे स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदरी लगी। वह सवांग सुंदरी थी और जारुल को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अचानक दानवी ने आगे बढ़कर जारुल से कुछ खाने पीने का आग्रह किया। जारुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। दानवी ने जारुल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई। यह एक प्राकृतिक गुफा थी जो भीतर से बहुत साफ और आरामदायक थी। दानवी ने जारुल को पत्थर की शिला पर बैठाया और पत्ते पर रखकर अनेक स्वादिष्ट व्यंजन ले आई। जारुल को यह सब बहुत अच्छा लगा, किंतु उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस जंगली गुफा में इतने शानदार स्वादिष्ट व्यंजन कहाँ से आए। वास्तव में ये व्यंजन दानवी ने अपनी दानव शक्ति से मंगाए थे। जारुल के आग्रह पर दानवी ने भी खाने पीने में उसका साथ दिया।
इसके बाद दोनों में प्रेम भरी बातें आरंभ हो गई। बातें करते करते कब रात हो गई इसका उन्हें पता ही नहीं चला। रात में दोनों ने फिर थोड़ा बहुत भोजन किया और उसी चट्टान पर लेट गए। अगले दिन प्रातःकाल जब जारुल सोकर उठा तो उसका शरीर काफी थका हुआ था। उसे दानवी से अलौकिक सुख की प्राप्ति हुई थी। दानवी उससे पहले उठ गई थी और पास ही खड़ी उसे प्यार से देख रही थी। जारुल ने उसे संकेत से अपने पास बुलाया और लिपटा लिया। दानवी शर्माती हुई उसकी गोद में आ गई। इस समय उसे देखकर कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह एक खूंखार बदसूरत दानवी है। जारुल और दानवी दोनों बहुत खुश थे। वे दिन में जंगल में इधर उधर घूमते और रात में जीवन का अलौकिक आनंद लेते। जारुल दानवी के प्यार में इतना डूबा हुआ था कि उसने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह कौन है, यहाँ अकेली कैसे रहती है, स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आते हैं। जारुल और दानवी सूरज निकलने के बाद देर से उठते। दानवी हमेशा जारुल से पहले उठ जाती। वह थोड़ा सा श्रृंगार करने के बाद जारुल को उठाती। कभी कभी जारुल अपने आप ही उठ जाता था, लेकिन जारुल हमेशा दानवी के बाद ही सोकर उठता था। इसके बाद दोनों थोड़ा बहुत खाते पीते और खुले जंगल में आ जाते। इस जंगल में बहुत सी प्राकृतिक गुफाएं, पर्वत, झरने और तरह तरह के पशु पक्षी तथा फल वाले वृक्ष थे। दोनों जंगल की सैर करते, फिर झरने अथवा नदी में नहाते, वृक्षों के फल खाते और रात का अंधेरा होने से पहले अपनी गुफा में लौट आते। इसके बाद दोनों गुफा के भीतर की चट्टान पर तरह तरह की प्रणय लीलाएं करते और सो जाते। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। जारुल और दानवी बहुत खुश थे। जारुल ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गांव छोड़ने के बाद उसकी भेंट इतनी सुंदर युवती से होगी और उससे उसे इतना प्यार मिलेगा। जारुल का मन इस सुनसान जंगल में पूरी तरह लग गया था। अब वो यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता था। अचानक एक दिन अर्धी रात के समय दानव प्रकट हुआ और गुफा के द्वार पर खड़ा होकर दहाड़ा। जारुल और दानवी दोनों सो रहे थे। दानव की आवाज से जारुल की नींद तो नहीं टूटी, लेकिन दानवी घबरा कर उठ बैठी। उसने दानव की आवाज पहचान ली थी। खतरा सिर पर था। दानव कभी भी गुफा के भीतर आ सकता था। ऐसी स्थिति में जारुल की मौत निश्चित थी। दानवी अपने दानव को अच्छी तरह जानती थी। वह किसी भी कीमत पर मानव को जिंदा नहीं छोड़ता था और फिर अपनी दानवी के साथ जीवन का सुख लूटने वाले को तो जीवित छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था। दानवी ने पल भर में ही सब कुछ तय कर लिया। उसने अपनी दानवी शक्ति से पुनः विशालकाय शरीर धारण किया। सोते हुए जारुल को अचेत करके गुफा के भीतर एक सुरक्षित स्थान पर छिपाया और गुफा के द्वार पर आ गई। दानव लंबे समय बाद लौटा था, अतः दानवी ने उसे देखते ही अपने सीने से लगा लिया और गुफा के भीतर ले आई। दानवी पूरी तरह सामान्य लग रही थी, अतः दानव ने उस पर किसी प्रकार का शक नहीं किया और उससे थोड़ी बहुत छेड़खानी करने के बाद सो गया। दानवी अपने दानव के साथ कुछ समय तक लिपटी हुई इस प्रकार पड़ी रही मानो वह भी उसके साथ सो रही हो, किंतु वह सोई नहीं थी। जैसे ही दानव के गहरी नींद के खर्राटे बजने लगे, दानवी उठी और जारुल के पास गई। उसने जारुल को एक छोटे बच्चे के समान अपने कंधे पर लादा और गुफा के बाहर आ गई। दानवी को जंगल की सभी गुफाओं की जानकारी थी। उसने अपनी गुफा से काफी दूरी की एक गुफा में ले जाकर जारुल को लिटाया और दानव के पास वापस आ गई। दानवी ने चलते समय नई गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था, जिससे जारुल जंगली हिंसक जीवों से बचा रहे। दानव 3 दिन और 3 रात सोता रहा। चौथे दिन वह दोपहर के बाद उठा और दानवी को प्यार करने के बाद फिर सो गया। इस बीच दानवी अपनी गुफा में ही रही। वह जानती थी कि दानव लंबे समय बाद लौटा है, अतः उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है।
दानव चौथे दिन आधी रात के बाद पुनः उठा और दानवी को प्यार करने के बाद गुफा से बाहर निकला और जंगल में खो गया। दानव को जंगली जीवों का मांस खाने की आदत थी। धीरे धीरे दानव का पहले जैसा क्रम बन गया। वह अर्धी रात के कुछ पहले गुफा से बाहर निकलता, वन्य जीवों को मारता, खाता और प्रातःकाल अपनी गुफा में आकर सो जाता और रात तक सोता रहता। कभी कभी वह दिन में उड़ जाता और दानवी को प्यार करता। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, लेकिन दानव और जारुल के प्यार में बहुत अंतर था। दानव अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए दानवी से प्यार करता था और जारुल का प्यार दानवी के शरीर की भूख मिटाता था। अतः दानवी जारुल को हृदय से प्यार करने लगी थी। उसकी दिनचर्या अब बदल गई थी। वह अर्धरात में दानव के जाने के बाद अपनी गुफा से निकलती और जारुल के पास पहुंच जाती। यहाँ आकर वह 16 वर्ष की सुंदरी बन जाती और रात भर जारुल से प्यार करती और प्रातःकाल होते ही जारुल को अचेत करके दानव के लौटने के पहले ही अपनी गुफा में आ जाती। धीरे धीरे कई दिन हो गए। सब कुछ बिना किसी बाधा के ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन दानव को रात में भोजन की तलाश में अधिक भटके बिना बड़ा शिकार मिल गया। उसने भरपेट खाया और प्रातःकाल होने से पहले ही अपनी गुफा में वापस आ गया। दानवी जारुल के पास थी, अतः दानव को गुफा में दानवी नहीं मिली। दानव गुफा के बाहर निकला और उसने अपनी दानवी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। दानव गुफा में पुनः वापस आ गया और लेट गया। प्रातःकाल होते ही दानवी वापस आ गई। उसने गुफा में दानव को पड़े देखा तो कुछ भयभीत हुई, लेकिन शीघ्र ही उसने अपने पर नियंत्रण किया और सामान्य दिखाई देने लगी। दानव ने दानवी की ओर देखा। दानवी उससे नजरें चुरा रही थी। इससे दानव को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और आंखें बंद करके लेट गया। दानवी भी उसके पास आकर लेट गई और अर्धरात्रि तक उसके पास पड़ी रही। अर्धरात्रि होते ही हमेशा की तरह दानव उठा और गुफा के बाहर निकल गया, किंतु वह अधिक दूर नहीं गया, बल्कि गुफा से कुछ दूर जाकर एक मोटे वृक्ष के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। दानवी को इसकी जानकारी नहीं थी। उसने दानव के जाने के बाद 16 वर्ष की सुंदरी बाला का रूप धारण किया और जारुल की गुफा की ओर चल पड़ी। दानव ने दानवी का नया रूप देखा तो उसका शक पक्का हो गया। उसने दानवी से कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दानवी सीधी जारुल की गुफा में पहुंची और उसने जारुल को उठाया। आज उसका इरादा जारुल को सब कुछ साफ साफ बता देने का था। आज वह जारुल को यह बताने आई थी कि वह एक दानवी है। उसका दानव बाहर से लौट आया है। दानव बहुत खतरनाक है, अतः वह जंगल छोड़कर कहीं दूर चला जाए। जारुल ने उठते ही दानवी को अपने सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगा। दानवी ने उसे अपने से अलग करने का प्रयास किया, किंतु जारुल उसे इस तरह जकड़े हुए था कि दानवी अपने को छुड़ा ना सकी। इसी समय दानव प्रकट हुआ और उन दोनों की ओर बढ़ा। दानव का उग्र और भयानक रूप देखकर दानवी और जारुल दोनों के होश उड़ गए। दानव बहुत क्रोध में था और कुछ भी कर सकता था। अचानक दानवी के मन में न जाने क्या आया कि उसने दानवी का विशाल रूप धारण किया और जारुल को कंधे पर लाद कर गुफा के बाहर आ गई। जारुल ने दानवी का असली रूप देखा तो हतप्रभ सा रह गया। उसे दानवी की प्रेम कहानी कुछ कुछ समझ में आने लगी। दानवी के पीछे पीछे दानव भी गुफा के बाहर आ गया और उससे जारुल को छीनने का प्रयास करने लगा। दानवी जानती थी कि वह जारुल को लेकर कहीं भी भाग नहीं सकती और यह जारुल दानव के हाथ लग गया तो वह उसे मार डालेगा। अतः दानवी ने जारुल को एक और हवा में उछाल दिया। जारुल दानव से कुछ दूर जमीन पर जा गिरा, लेकिन गिरने के पहले ही दानवी ने उसे अपनी दानवी शक्ति से एक वृक्ष बना दिया। दानव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वह वृक्ष बने जारुल की ओर बढ़ा। उसका इरादा
इस वृक्ष को तहस नहस कर डालने का था। दानवी ने दानों को वृक्ष की ओर बढ़ते देखा तो उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, अतः उसने वृक्ष बने जारुल को अभय दान दे दिया और दानवी को भी माफ कर दिया। इसके बाद दोनों ने वह जंगल छोड़ दिया और नए जंगल में जाकर रहने लगे। कहते हैं कि दानवी जारुल के प्यार को कभी भूल नहीं पाई। वह अभी भी बरसात का मौसम आरंभ होते ही अपने जारुल के पास आती है। अपने दानवी का आलिंगन करते ही जारुल खुशी से झूम उठता है। जारुल के वृक्ष पर जून जुलाई के महीने में खिलने वाले बैंगनीपन लिए लाल रंग के फूल जारुल की खुशी के प्रतीक हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मराठी लोक कथा जारुल।